मैं अंजू मिश्रा आज आपके साथ बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण इस विषय पर बातचीत करूंगी। क्या आपके यहाँ भी कोई बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त है? क्या आप ऑटिज्म के बारे में जानते हैं? क्या आपके यहाँ भी किसी को सीखने और समझने में दिक्कत होती है? क्या ये बच्चे कभी कुछ कर पाएंगे? क्या ये हम पर बोझ हैं? क्या ये समस्या किसी को भी हो सकती है? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे इस प्रयास एक आउटरीच में। नमस्कार। पाइसम के इस कार्यक्रम प्रयास एक आउटरीच में आप सभी का स्वागत है। मैं अंजू मिश्रा आज आपके साथ बौद्धिक अक्षमता का वर्गीकरण इस विषय पर बातचीत करूंगी। बौद्धिक अक्षमता है क्या, इसको किस दृष्टिकोण से देखा जाता रहा है, इसका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, इस विषय में चर्चा करेंगे। अगर इतिहास की बात करें तो बौद्धिक अक्षम जनों को मंदबुद्धि, इडियट्स, इनसेन, पागल, धीरे धीरे मानसिक मंदता, इस तरह के शब्दों से पहचाना जाता था या बुलाया जाता था। प्रारंभ में इन्हें उपेक्षित, नेग्लेक्टेड रखा जाता था, मनोरंजन का जरिया बना दिया जाता था। धीरे धीरे कुछ संस्थाओं का निर्माण किया गया जो समाज से बिल्कुल अलग थलग होती थी, शहरों से बाहर होती थी, दूर होती थी, वहां पर इन्हें रखा जाने लगा। इन संस्थाओं में सभी को, चाहे वो मानसिक बीमारी से ग्रसित हो या बौद्धिक अक्षमताओं से ग्रसित हो, सभी को एक समान रखा जाता था। उनमें कोई अंतर नहीं किया जाता था या उन्हें समझा ही नहीं जाता था कि उनमें कोई अंतर होता है। इसके बाद जैसे जैसे विकास हुआ, विशेष विद्यालय बनाए गए। इन खास तौर पे बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित जनों के लिए अलग स्कूल होते हैं, वो अभी भी चल रहे हैं। और लेकिन वर्तमान में इन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है, जिसमें भी अभी हमें बहुत दूर आगे तक जाने की कोशिश करनी है। शुरुआत में तो जब थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ, कुछ रिसर्चेस शुरू हुई, भारत की बात नहीं कर रहे हैं, विदेशों की बात कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज में, तो इन्हें ये कहा गया कि ये इडियट्स हैं, इनसेन नहीं हैं, मतलब ये बेवकूफ़ हैं, पागल नहीं हैं। इतना ही अंतर समझ में आया और फिर धीरे धीरे इसी वजह से शायद इनके विशेष विद्यालयों की बातचीत शुरू हुई। 1794 में, यानी कि 1794, इस क्षेत्र में एक फिजिशियन थे, डॉक्टर जीन इटार्ड, फ्रेंच फिजिशियन थे। ये एक मूक बधिर राष्ट्रीय संस्थान वहाँ का था, उसके सीएमओ भी थे। इन्होंने एक ईबॉर्न जंगलों में पाए गए गंभीर रूप से बौद्धिक अक्षम बालक को प्रशिक्षण देने का प्रयास किया। इनके निर्देशन में उस बालक के साथ बहुत कार्य हुआ और उसमें काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दिए। तो कह सकते हैं कि शुरुआत वहाँ से हुई, लेकिन अभी भी हमें बहुत बहुत आगे जाना है। अब अंतर इतना आ गया है कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से प्रगति जल्दी जल्दी होती है। जहाँ पर भी किसी प्रकार के शोध हो रहे हैं, कोई भी परिणाम प्राप्त होते हैं, तो उनको हम जल्दी एक दूसरे से साझा कर पाते हैं और उसे लागू कर पाते हैं। बौद्धिक अक्षमता यानी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसको बहुत तरीके से परिभाषित किया गया है, लेकिन DSM-4 डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल में जो मुख्य बातें कही गई हैं, उसमें जो परिभाषित किया गया है वो सर्वमान्य है और आज भी उन्हीं शब्दों को थोड़ा बहुत उलटफेर कर दिया जाता है, लेकिन जो उसकी मुख्य बातें हैं वही इस परिभाषा का आधार है। वो मुख्य बातें क्या हैं? हम किसे कहेंगे कि इसमें बौद्धिक अक्षमताएं हैं? उसमें
सबसे पहले है बौद्धिक क्षमताओं में औसतन कमी, मतलब औसत से कम बौद्धिक क्षमताएं। दूसरा होता है अनुकूलन व्यवहार में कमी। और ये दोनों चीजें 18 वर्ष की उम्र के पहले दिखाई देनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी का शिकार हो जाता है और अगर उस दौरान, जबकि उसकी समस्या गंभीर चल रही है, उस दौरान अगर उसकी बौद्धिक क्षमताओं का आकलन किया जाए, जो कि मनोवैज्ञानिक कुछ टूल्स होते हैं जिनसे किया जाता है, हो सकता है उसकी बौद्धिक क्षमताएं बहुत कम आए, औसत से बहुत कम आए, और उसके अनुकूलन व्यवहारों में भी समस्या हो सकती है। अनुकूलन व्यवहार क्या होते हैं इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन मानसिक बीमारी में इन दोनों कमियों के होने के बावजूद भी एक शर्त पूरी नहीं होती, वो होती उम्र की। ये समस्याएं किसी भी उम्र में हो सकती हैं, लेकिन अगर ये चीजें या ये समस्याएं 18 वर्ष की उम्र से पहले पहले दिखाई दे जाएं, तो वो बौद्धिक अक्षमता होती है। 18 वर्ष इसलिए कि जितना भी हमारा बौद्धिक विकास होता है, शारीरिक विकास की उम्र लड़के और लड़कियों में अलग होती है, किसी में 20 साल तक और 21 साल तक चलती रह सकती है, लेकिन बौद्धिक क्षमताओं का विकास 18 वर्ष की उम्र तक पूरी तरह से पूरा हो चुका होता है। उसके बाद जो भी होता है वो हम सीखते हैं नई चीजें, लेकिन उसमें किसी प्रकार का विकास नहीं होता है। तो यदि अनुकूलन व्यवहारों में कमी है, बौद्धिक क्षमताओं में कमी है, और ये दोनों ही चीजें 18 वर्ष की उम्र से पहले हो रही हैं, तो उस व्यक्ति में बौद्धिक अक्षमता हो सकती है। अब अनुकूलन व्यवहार क्या है? कुछ इसी DSM-4 में ही कुछ लिस्ट दी गई है कार्यों की, जिन एरियाज में, जिन क्षेत्रों में 2 से अधिक क्षेत्रों में यदि कमी आती है, तो वो व्यक्ति बौद्धिक अक्षमता की श्रेणी में आता है। वो कार्य हैं संप्रेषण, स्वयं की देखभाल, घरेलू क्रियाकलाप, सामाजिक संसाधनों का उपयोग, स्वयं निर्देशित होना, क्रियात्मक शिक्षण कौशल, कार्य, मनोरंजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा। इनमें से किन्हीं 2 क्षेत्रों में कमी होने पर, और ये 3 शर्तें पूरी हो रही हों, बौद्धिक क्षमताओं में कमी, औसत से अधिक कमी हो और 18 वर्ष की उम्र के पहले हो, तो व्यक्ति में बौद्धिक अक्षमताएं हो सकती हैं। अब हम लोग बौद्धिक अक्षमता के वर्गीकरण की बात करेंगे। ये वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। चिकित्सकीय वर्गीकरण है, मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण है और शैक्षणिक वर्गीकरण है। चिकित्सकीय वर्गीकरण विशेष रूप से कारणों के आधार पर किया जाता है कि ये अक्षमता या ये समस्या क्यों हुई। उसका विशेष शिक्षा में या बौद्धिक अक्षम व्यक्तियों के शिक्षण प्रशिक्षण में बहुत अधिक महत्व नहीं रहता है। कभी कभी कुछ कारक ऐसे समझ आते हैं, खासतौर पे अगर कोई सामाजिक या वातावरणीय प्रभाव पड़ रहा है, तो उन्हें हम कुछ सुधार करके उसकी स्थिति में बेहतरी ला सकते हैं। अन्यथा इनका बहुत अधिक उपयोग नहीं होता है। ज़्यादा प्रयोग मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण का होता है, और मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण से ही शैक्षणिक वर्गीकरण होता है। मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करते हैं। मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण का आधार बुद्धि लब्धि है, यानी कि इंटेलिजेंस कोशेंट। बुद्धि लब्धि क्या होती है? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। इसे मनोवैज्ञानिक ही कुछ टूल्स के द्वारा आकलन करके, जांच करके व्यक्ति की उसे निकालते हैं, उसका औसत निकालते हैं, जिससे पता चलता है कि उस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि क्या है। औसत बुद्धि लब्धि 100 होती है। 100 में 10 कम या 10 ज्यादा, 10 का अंतर भी सामान्य बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणी में आता है, यानी कि औसत बुद्धि 90 से 110 मानी जाती है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं। कुछ बच्चे जब परिणाम आता है तो आखिरी के 10 में नंबर में आते हैं, और कुछ बच्चे पहले 10 नंबरों में आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर क्लास में इस तरह से चलता रहेगा। वो जो पहले आ रहे थे वो पीछे हो सकते हैं, जो पीछे आ रहे थे वो पहले हो सकते हैं, क्योंकि उनकी बौद्धिक क्षमताएं 90 से 110 के बीच हैं। इसके बाद 90 से 70 या 70 से 90 कह सकते हैं, ये सीमित बौद्धिक क्षमता है, जिसको बॉर्डर लाइन कहते हैं, जिसमें हो सकता है
व्यक्ति बहुत अधिक पढ़ने लिखने में आगे न निकल पाए, लेकिन उसमें इस तरह की क्षमताएं होती हैं कि वो अपना जीवन यापन पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर कर सकता है। तो 90 से 110 सामान्य बौद्धिक क्षमता है। इससे ऊपर यदि जाता है या इससे नीचे आता है तो या तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कहलाते हैं, वो गिफ्टेड बोले जाते हैं, या विशेष जन होते हैं। 90 से 110 के बाद 90 के नीचे आते हैं तो 70 से 90 या 90 से 70 बोल सकते हैं। ये होती है सीमित बौद्धिक क्षमता। इसमें बहुत जो पढ़ाई लिखाई हायर लेवल की जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ये भले ना बच्चा कर पाए, लेकिन आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, नौकरी कर सकता है, अपनी जीविका कमा सकता है, अपना परिवार का पालन कर सकता है। जब व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 70 से नीचे आती है तो उसमें बौद्धिक अक्षमता हो सकती है। 70 से नीचे यानी कि 69 to 50, ये अति अल्प बौद्धिक क्षमता की श्रेणी में आता है। इसको अंग्रेजी में माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड कहते हैं। इसके बाद आता है 50 से नीचे आएंगे, 50 से नीचे आएंगे तो 49 हो जाता है। 49 to 35 मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि अल्प बौद्धिक अक्षमता। 35 से नीचे आते हैं तो 34 से 20 सिवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, गंभीर बौद्धिक अक्षमता। और बिलो 20 जब 20 से नीचे बुद्धि लब्धि आती है तो वो अति गंभीर बौद्धिक अक्षमता कहलाती है। इसको याद रखने के लिए हम सीधे सीधे नंबर ले सकते हैं। 50 से 70, 35 से 50, 20 से 35, 20 से कम। लेकिन जब 70 हम बोलते हैं तो ये एक मुद्दा बन जाता है बहस का कि अगर 70 किसी की बुद्धि लब्धि आ रही है तो वो सीमित बौद्धिक क्षमता में आएगा या बौद्धिक अक्षमता में आ जाएगा। इसलिए एक एक नंबर को कम कर दिया जाता है और ये क्रम हमारा मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण के लिए होता है। इसके बाद आता है शैक्षणिक वर्गीकरण। शैक्षणिक वर्गीकरण का आधार भी मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण है। जो अति अल्प बौद्धिक अक्षमता से ग्रसित जन हैं उन्हें शिक्षणीय के कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि वो पढ़ लिख सकते हैं। कितना पढ़ लिख सकते हैं इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अंदाज़ा इस तरह से लगाया जा सकता है कि अगर हम सामान्य पाठ्यक्रम की बात करें तो हो सकता है वो कक्षा 5 तक ही जा पाएं। लेकिन यदि जैसा कि आजकल नेशनल ओपन स्कूल्स के माध्यम से पढ़ाई लिखाई होने लग गई है तो उसमें बहुत सारी सुविधाएं होती हैं, बहुत सारी छूट होती है, बहुत सारे सहयोग मिल जाते हैं जिससे व्यक्ति हाई स्कूल या इंटर भी कर सकता है यदि उसके रुचि के विषय उसको मिल जाते हैं। इसके बाद है प्रशिक्षणीय। इसमें जिनको हम लोगों ने मॉडरेट की श्रेणी में बात की थी या अल्प बौद्धिक अक्षमता की बात की थी, वहां से लेकर कुछ हद तक गंभीर बौद्धिक अक्षमता की श्रेणी वाले बच्चे या वयस्क आ सकते हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जा सकती है। शिक्षणीय को एडुकेबल बोलते हैं और प्रशिक्षणीय को ट्रेनेबल बोलते हैं। तो जिन्हें हो सकता है वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा ना कर सके, कुछ फंक्शनल एकेडमिक्स द्वारा उन्हें ज़रूरी चीज़ें सिखाई जा सकें, लेकिन किसी प्रकार की ट्रेनिंग, किसी प्रकार का प्रशिक्षण उन्हें बहुत हद तक आत्मनिर्भर जीवन जीने में सहायता कर सकता है। जैसे कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण दे दिया जाए, किसी तरह की मशीनें चलाना है, उसके स्टेप्स को अगर आसान प्रक्रिया बना दी जाती है तो वो उन चीज़ों को आराम से सीख लेते हैं। सबसे अंत में आता है जिनका IQ लगभग 30 या 25 से कम हो जाता है, उन्हें अति गंभीर की श्रेणी में रखा जाता है और अंग्रेजी में उन्हें कस्टोडियल बोला जाता है और हिंदी में इन्हें बोलते हैं संरक्षणीय या अभिरक्षणीय। यानी कि जीवन पर्यंत उन्हें अपनी रोजमर्रा की स्वयं सहायक क्रियाओं के लिए भी किसी न किसी के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो ये
शैक्षणिक वर्गीकरण है शिक्षणीय, प्रशिक्षणीय, अभिरक्षणीय। चिकित्सकीय वर्गीकरण। चिकित्सकीय वर्गीकरण कारक के आधार पर है। जन्म के समय, जन्म के पहले या किसी भी प्रकार का जब कोई संक्रमण या जहरीली दवाओं के प्रभाव से कोई समस्या हो, आघात या शारीरिक चोट लग गई हो, उपापचय या पोषण संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, प्रसव उपरांत मस्तिष्कीय रोग हो सकता है, प्रसव पूर्व अज्ञात कारक, गुणसूत्रीय असामान्यताएं, भ्रूण विकास संबंधी विकार, मनोचिकित्सकीय विकार, वातावरण का प्रभाव या अन्य अज्ञात प्रभाव, ये चिकित्सकीय कारक हैं, चिकित्सकीय वर्गीकरण है बौद्धिक अक्षमता का। हम लोगों ने बात की बौद्धिक अक्षमता क्या है और इसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। यदि आपके कोई भी प्रश्न है, किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं तो आप हमें ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अपने सुझाव या जानकारी स्क्रीन पर दिए गए मेल आईडीज या फ़ोन नंबर्स पर आप साझा कर सकते हैं।